This single company is killing the Chinese economy. तो आज चाइना अपना अब तक का मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने लग रहा है। जो चाइनीज रियल एस्टेट सेक्टर इनकी जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता था, वो पिछले एक सालों से लगभग क्रैश होती चले आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी 75% प्रॉपर्टी सेल्स कम हो चुकी हैं। इनके लगभग 5 बड़े बैंक कोलैप्स कर चुके हैं, हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं और $550 बिलियन प्लस के लोन डिफॉल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं चाइना में। एंड दिस इज जस्ट द स्मॉल बिगिनिंग ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि व्हाई दिस सिंगल कंपनी कैन किल द चाइनीज इकोनॉमी and what is happening with the China's real estate sector. For last 1 year it is crashing, and at the last, what the hell Chinese government is doing to overcome this epic crisis situation in China. And friends, at the end, what are the most important economical lessons which India need to learn from this Chinese economic crisis completely? China's property sector and the entire economy. The Communist Party is paranoid. It is obsessed with internal security. तो बात है 2000s की, जब चाइनीज इकोनॉमी वर्ल्ड मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी थी और चाइना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था और सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना को ही मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे चाइनीज शहर तो वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड शहरों में भी आ चुके थे और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इनके शहरों में होने लगी थी, जिसको देखते हुए चाइना के कंट्री साइड के लोग, गाँव के लोग इनके शहरों में आने लग गए और बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमको चाइना में देखने को मिला। तो जहाँ 1995 से पहले लगभग 29% लोग इनके शहरों में रहते थे, 1995 के बाद अर्बनाइजेशन के बाद लगभग 64% से ज़्यादा लोग चाइना के शहरों में रहने लग गए, जिसकी वजह से माइग्रेशन बहुत हद तक बढ़ गए और लोग बहुत ज़्यादा लैंड की डिमांड शहरों में करने लग गए। तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल वहाँ पर लैंड ओन कर ही नहीं सकता, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही लैंड ओन कर सकती है। तो ये लोकल गवर्नमेंट इनके चाइना के डेवलपर्स को और बिल्डर्स को लैंड लीज पर देती है ताकि ये बिल्डर्स यहाँ पर प्रॉपर्टी डेवलप कर सकें। तो यहाँ पर माइग्रेशन की डिमांड को देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट में आ गए इन होम बायर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो सबसे पहले ये बैंक से लोन लेते ताकि ये लोकल गवर्नमेंट से लैंड लीज पर ले सकें और फिर बिल्डिंग अपार्टमेंट डेवलप करने के लिए ये और ज़्यादा लोन लेते बैंक से ताकि ये इन लोगों की डिमांड फुलफिल यहाँ पर कर सकें। तो यहाँ पर अगर मैं चाइना के डेवलपर्स का बिजनेस को एक्सप्लेन यहाँ पर करूँ तो ये बहुत ही कैपिटल एक्सटेंसिव और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि एक कंट्री की इकोनॉमी को एकदम रन करता है और ड्राइव करता है और बहुत ही बैलेंस आउट करके रखता है। क्योंकि जो रियल एस्टेट की सेक्टर है ना, एक अपार्टमेंट को बनने में, एक घर को बनने में बहुत सारी सप्लाईज लगती हैं, सीमेंट सप्लाईज, स्टील सप्लाईज, लैंड सप्लाईज, ब्रिक सप्लाईज, पेंट सप्लाईज, और ये बहुत सारे सप्लायर्स का इकोसिस्टम और कनेक्शन यहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से इन सब का घर चलता है और इकोनॉमी ग्रो होती है और बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है चाइना में। और ऐसा ही हाल इंडिया में भी है, जो कि बहुत ही सही है। तो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर इसीलिए चाइना की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता था। तो ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस इतना ज़्यादा हाईली प्रॉफिटेबल है, जिसको देखते हुए बैंक इनको हैप्पीली लोन ऑफर यहाँ पर करने लग रहे थे। तो यहाँ पर एक साइकिल हमको देखने को मिलती है, बैंक इनको ईजी लोन देते रहे, ये लोग प्रॉपर्टी बिल्ड करती रहे, लोग प्रॉपर्टी बाय करती रहे, डिमांड करते ही रहे, जिससे कि प्राइसेस बढ़ती चले गए और फिर देखते देखते चाइना में हमको प्रॉपर्टी बूम देखने को मिलता है और चाइनीज रियल एस्टेट के प्राइसेस स्काई रॉकेटेड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड यहाँ पर कम नहीं होती है। और एक लेवल पर तो इन प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि लोग इनको अफोर्डेबल ही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है, जहाँ पर चाइना के किसी भी एक एवरेज लोकेशन के अपार्टमेंट के प्राइस को हम इनके एवरेज पर्सन की इनकम से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो न्यूयॉर्क के एक एवरेज बंदे को 10 साल लगते हैं अपार्टमेंट बाय करने के लिए, वहाँ पर लंदन में 17 साल, मुंबई में 26 साल और चाइना के बीजिंग में 56 ईयर लगते हैं एक अफोर्डेबल अपार्टमेंट को यहाँ पर खरीदने के लिए, 56 साल लगते हैं। तो अब इतना ज़्यादा प्राइस हाइक होने के बावजूद भी, अनअफोर्डेबल होने के बावजूद भी, एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी लोग इन प्रॉपर्टीज़ को बाय क्यों कर रहे थे? तो अब इसके यहाँ पर 2 मेन रीज़न हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला रीज़न ये है कि इंडिया के जैसे चाइना में भी यहाँ पर लैंड को ओन करना, होम बाय करना स्टेटस सिंबल माना जाता है। अगर आपके पास एक घर है तो आप एक सोसाइटी में यहाँ पर अपर क्लास लेवल पर माने जाते हो, आपको एक अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट और इज्जत यहाँ पर मिलती है और आप एक वेल सेटल बंदे यहाँ पर समझे जाते हो। और सेकंड यहाँ पर रीज़न भी इंडिया से कनेक्टेड है, क्योंकि इंडिया के जैसे ही चाइना में भी रियल एस्टेट बाय करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, जिसको हमारे एल्डर लोग, मम्मी पापा भी सजेस्ट हमको करते हैं, जैसा कि इंडिया में भी हमको देखने को मिलता है। और चाइना में प्रॉपर्टी टैक्स एकदम जीरो है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्काई रॉकेट होने के बावजूद भी लोग स्टेटस सिंबल की वजह से और एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से इनको बाय करने लग गए, एक्सपेंसिव होने की बजाय भी। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस हर साल डबल होने लग रहे थे, तो कौन नहीं चाहेगा इनमें इन्वेस्ट करना।
तो यहाँ पर ये लोग डिमांड करते चले गए और डेवलपर्स बिल्डिंग यहाँ पर बिल्ड करते चले गए। लेकिन एक लेवल पर जब बहुत ज़्यादा डेवलपर लोन की डिमांड करने लग गए तो इनको लोन मिलना बंद हो गया। तो अब इसीलिए इन डेवलपर्स ने होम बायर से एडवांस में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया, जिसको कि हम यहाँ पर अप फ्रंट पेमेंट या फिर प्री कंस्ट्रक्शन सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेवलपर ऐसा करते हैं कि 1 करोड़ के फ्लैट को 80 लाख के रेट पर ये लोग होम बायर को ऑफर करते और इनसे एडवांस में पेमेंट ले लेते और कहते कि तुमको घर बाद में मिलेगा, जैसे कि इंडिया में भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेवलपर्स बहुत ज़्यादा लोन लेते ही चले गए और प्रॉपर्टी डेवलप करते ही चले गए और यहाँ पर लोगों को भी सस्ते में 20% कम रेट में ये प्रॉपर्टीज मिल रही थी। एक तो चाइना में प्रॉपर्टी बूम चल रहा है, जिसकी वजह से लैंड की डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई कम है, ठीक है, लैंड बड़ी मुश्किल से मिल रही है, प्राइसेस भी बहुत तेज बढ़ रहे हैं। वहीं पर कोई 20% कम में आपको लैंड दे तो आप तो लेना चाहोगे ना। तो यहाँ पर चाइनीज़ लोगों के अंदर क्या कंज्यूमर बिहेवियर हमको देखने को मिला कि चाइना के लोग यहाँ पर हाउस बायर्स कंप्लीटली फिनिश्ड फ्लैट और अपार्टमेंट बाय करने की बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर डेवलप फ्लैट बाय करने लग गए, जिस पर उनको एडवांस पेमेंट देनी पड़ती, लेकिन 20% कम रेट में वो मिल जाते हैं इन लोगों को। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर इसीलिए इन डेवलपर्स ने बहुत सारा पैसा एडवांस में इन लोगों से ले लिया, बैंक से लोन भी ले लिया और इस पैसे से अपने जो इनके ओल्ड एग्जिस्टिंग अंडर डेवलप अपार्टमेंट थे ना, उनको कंप्लीट करने की बजाय और ज़्यादा नए नए अंडर डेवलप अपार्टमेंट को ये लोग बिल्ड करने लग गए और इतना ज़्यादा अपार्टमेंट इनने यहाँ पर डेवलप कर दिए कि लगभग 90 मिलियन लोग यहाँ पर रह सकते हैं इन अपार्टमेंट में जो आज खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ पर इसीलिए इन अपार्टमेंट को घोस्ट सिटीज़ भी कहते हैं, जो कि जर्मनी, फ्रांस और कनाडा की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा, लोन लेते रहे, एडवांस में पेमेंट लेते रहे और प्रॉपर्टी बिल्ड करते रहे और अंधाधुंध डेवलपमेंट होती रही। और अब यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट की एंट्री होती है और गवर्नमेंट को समझ में आता है कि यार वी हैव मैस्ड अप इन समथिंग एंड दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम। ये लोग इन लोगों की होम बायर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अंधाधुंध लोन ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, अपनी डेट रीपेइंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा। तो अब इनकी ओवर डेट लेंडिंग को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट यहाँ पर 3 रेड लाइन पॉलिसी लाता है, जिसमें ऐसा होता है कि अब कोई भी डेवलपर जो इन 3 रेड लाइन को पास करता है, क्लियर करता है, उन्हीं को और ज़्यादा लोन मिल सकेंगे, वही अपने लोन एक्सटेंड कर सकेंगे। और अदरवाइज अगर किसी ने भी इन 3 रेड लाइन को ब्रीच किया तो उनको लोन नहीं मिलेगा और बहुत हद तक उनको लोन मिलने लगेगा, यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो इन 3 रेड लाइन पॉलिसी में ये था कि आपकी बैलेंस शीट और आपके फाइनेंसेस बहुत ही हेल्दी होने चाहिए और आपकी डेट रीपेइंग कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। तो अब सिचुएशन को समझते हुए बहुत सारे छोटे मोटे चाइनीज डेवलपर ने गवर्नमेंट की बात मानी और अपने एक्सपेंसेस कम किए और डेट लेना बहुत हद तक कम कर दिया। बट द प्रॉब्लम इज दैट चाइना के सेकंड लार्जेस्ट डेवलपर ने इन तीनों रेड लाइन को पार कर दिया और $300+ बिलियन का डेट ले लिया और वो कंपनी थी नन अदर देन द एवरग्रांड ग्रुप ऑफ चाइना। Evergrande is a ticking time bomb, and it's about to blow up in the face of foreign investors. In other words, if this company fails, it hits 171 domestic banks in China. तो 1997 में प्रॉपर्टी बूम को देखते हुए हाँ या कुन ने, यानी कि एवरग्रांड के फाउंडर ने एवरग्रांड को स्टार्ट किया और लोग की हाई लैंड की डिमांड को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हाँ या कुन की, इनके फाउंडर की जो पहुँच थी, कनेक्शन थे, वो हाई लेवल तक थे, जिसकी वजह से इनको क्रेडिट और डेट बहुत सारे मिलने लग गए और इन लोगों की हाई परचेजिंग पावर को देखते हुए लोगों के लिए प्रॉपर्टी डेवलप करने लग गए और मार्केट में इनकी डिमांड फुलफिल करने लग गए। तो अब तक तो सब कुछ एकदम मस्त चल रहा था, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि इनने बहुत ज़्यादा एडवांस में पेमेंट ले ली लोगों से, बहुत ज़्यादा लोन भी ले लिए, पैसे भी ले लिए बैंक से और इन पैसों से अपने एग्जिस्टिंग अंडर डेवलप कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट को कंप्लीट करने की बजाय, उनको बेचने की बजाय नए नए अपार्टमेंट को ये फंड करने लग गए और उनको भी ये बीच में आधा ही बना वो छोड़कर निकल जाते और नए अपार्टमेंट डेवलप करने लग जाते, क्योंकि लोग भी अनफिनिश्ड अपार्टमेंट की डिमांड कर रहे थे। और यहीं से एक बहुत ही तगड़ा क्राइसिस और नाइटमेयर हमको देखने को मिलता है चाइना में। तो यहाँ पर एक अपार्टमेंट बेचने से पहले ही ये 10 नए अपार्टमेंट डेवलप कर देते, जिससे इनके फाइनेंसेस ख़राब होने लग गए। तो अब ऐसे करते करते एवरग्रांड ने यहाँ पर 3 रेड लाइन क्रॉस कर दी और इनको लोन मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉपर्टी डेवलप करना बंद कर दिया, प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर पाए और नई प्रॉपर्टी ये लोग यहाँ पर बेच नहीं पाए और जिसकी वजह से हमको यहाँ पर एक नाइटमेयर सिचुएशन देखने को मिलती है और डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। बट वाई द हेल दिस सिंगल कंपनी कैन अफेक्ट द कंप्लीट चाइनीज इकोनॉमी? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एवरग्रांड बैंकरप्टी तो हो जाएगी, इससे चाइना को क्या ही फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है, फ़र्क पड़ता है। आई विल शो यू। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस बहुत ही कैपिटल एक्सटेंसिव बिजनेस है, जिसके लिए इन लोगों को, डेवलपर्स को लोन लेना पड़ता है और अब इसलिए एवरग्रांड ने $300+ बिलियन के लोन यहाँ पर ले लिए एडवांस पेमेंट के तौर पर बैंकों से और एफडीआई से और ऑफर बॉन्ड भी ने लॉन्च किए थे और फंड्स भी रेज किए थे। ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, बहुत सारे एफडीआई से इनने लोन यहाँ पर ले रखा है $300+ बिलियन का। और अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर एक कम्प्लीटली इकोसिस्टम को यहाँ पर जनरेट करता है,
जॉब प्रोवाइड करता है, बहुत सारे सप्लायर्स यहाँ पर लिंक्ड रहते हैं और अब इसीलिए बहुत सारी पेमेंट यहाँ पर ड्यू पड़ी हुई है यहाँ पर एवरग्रांड की। बहुत सारे सप्लायर्स, स्टील सप्लायर्स, सीमेंट सप्लायर, ब्रिक सप्लायर्स, पेंट सप्लायर्स, इन सब की पेमेंट देना बाकी है और अपने एम्प्लॉयज़ को भी एवरग्रांड ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है। बहुत हद तक सालों की पेमेंट यहाँ पर पड़ी हुई है। $100+ बिलियन की सप्लायर की पेमेंट यहाँ पर रुकी हुई है और अगर ये पेमेंट यहाँ पर नहीं होती है, जो कि एवरग्रांड 100% नहीं कर पाएगा, तो जो इन सप्लायर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका भी घर यहाँ पर नहीं चल पाएगा और पूरी इकॉनमी, सप्लायर्स का इकोसिस्टम यहाँ पर क्रैश हो जाएगा। $100+ बिलियन। और यहाँ पर जो होम बायर्स है जिनने एडवांस में पेमेंट देकर यहाँ पर एवरग्रांड से प्रॉपर्टी बाय करी है, ना तो उनको यहाँ पर फिनिश्ड होम मिल रहे हैं और ना ही उनका पैसा यहाँ पर वापस हो रहा है। और अब इन होम को और हाउसेस को बाय करने के लिए इन लोगों ने मॉर्टगेज लोन लिए थे बैंकों से और अब ये लोग यहाँ पर आंदोलन करने लग रहे हैं, प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं और यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि जब तक हमको हमारे घर और पैसा वापस नहीं मिलेगा, हम इस मॉर्टगेज लोन की EMI भी पे नहीं करेंगे। और हम यहाँ पर $220 बिलियन प्लस के मॉर्टगेज लोन की EMI इन बैंक को भरनी बाकी है। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है? इससे हमको चाइना में एक बहुत ही तगड़ा बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिलता है। बैंकों ने इन डेवलपर्स को, एवरग्रांड को $100+ बिलियन के लोन दे रखे हैं और इन लोगों को, होम बायर्स को भी लोन दे रखे हैं और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर लोन डिफ़ॉल्ट करने लग रहे हैं, जिसकी वजह से $550 बिलियन प्लस का घाटा चाइनीज़ इकॉनमी को यहाँ पर देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। ऑलरेडी 5 बड़ी बैंकें डूब चुकी हैं और अभी हंड्रेड्स ऑफ बैंकें लाइन में खड़ी हैं डूबने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारे लोग लोन डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो वर्ल्ड का और चाइना के लोगों का चाइनीज़ इकॉनमी से, चाइना फाइनेंशियल सिस्टम से पूरा भरोसा उठ जाएगा, ट्रस्ट उठ जाएगा और बहुत हद तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी और बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज, डेवलपर बैंकरप्ट हो जाएंगे, आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे और चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस के साथ साथ हमको बैंकिंग क्राइसिस भी बहुत हद तक देखने को मिल रहा है आज। सो नाउ एट द लास्ट, व्हाट द हेल चाइनीज़ गवर्नमेंट इज डूइंग टू ओवरकम दिस सिचुएशन? सो हियर चाइनीज़ गवर्नमेंट इज जस्ट ब्लेमिंग द वेस्ट फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन चाइना। चाइना के लोग बोल रहे हैं, इनके एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो यहाँ पर अमेरिका की गलती है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। और चाइना की गवर्नमेंट कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है और अपने सिचुएशन को हाइड कर रही है बाहर के देशों से। लेकिन कब तक छुपाओगे? $550 बिलियन का होल हो चुका है तुम्हारी इकॉनमी में। So friend, that's all for this video. I hope you understand this real estate crisis so deeply and thoroughly. So that's all for this video. I hope you like this video, and if you understand everything clearly, then hit the like button, and to watch more such insightful economical, geopolitical and business case studies which are coming on the way, subscribe to Go Self Made. So thank you for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self made.